तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी कर्तव्य को। आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए सीधे आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पवन नाम के दरोगा को जिसका आज जन्मदिन है। तो उसका जूनियर अशोक केक कटवा रहा है। पवन अशोक को जूनियर से ज्यादा अपना भाई अपना दोस्त मानता है। पवन को सफेद जूतों का बड़ा शौक है तो उपहार में अशोक उसे सफेद जूते ही देता है। ये लोग रेलवे स्टेशन गए हैं क्योंकि एक पत्रकार आ रही है अपनी टीम के साथ तो उसे सिक्योरिटी देनी है। अब पत्रकार को पिक करके ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी बाइक सवार दो लड़के उन पर हमला कर देते हैं। अशोक जख्मी हो जाता है और पवन एक गुंडे को मारने में कामयाब हो जाता है मगर लेडी पत्रकार मारी जाती है। पत्रकार का नाम रीमा था जो कि आनंद श्री के ऊपर लगे नाबालिग लड़कों की गुमशुदगी के बारे में छानबीन करने आई थी। पवन के सीनियर केशव उससे कहते हैं तुम बचा नहीं सके उसको, अब मीडिया और मेरे ऊपर बैठे अफसर जवाब मांग रहे हैं, मैं तुमको सस्पेंड कर रहा हूँ। पवन कहता मुझे एक मौका दीजिए, 7 दिन के अंदर चार्जशीट आपके सामने होगी, अगर नहीं पकड़ पाया उस गुंडे को तो मैं खुद आ जाऊंगा सस्पेंशन ऑर्डर लेने। पवन के परिवार में उसकी पत्नी वर्षा, उसका बेटा, उसका भाई दीपक और उसके पिता। पवन जब घर आया तो देखा एक आदमी लड़ रहा है उसके पिता से। आदमी कहता है तुम्हारा भाई मेरी बहन को भगा ले गया है, अब वो मेरे हाथों बचेगा नहीं। एक तरफ ये कांड हुआ और दूसरी तरफ घर पे ये कांड हो गया। पवन जाता है दीपक के दोस्त से पूछताछ करने तो उससे भी कुछ खास पता नहीं चलता, बस इतना पता चलता है कि प्रीति नाम है लड़की का जो कि कॉलेज में साथ पढ़ती है। अब हम देखते हैं आनंद श्री को जो कि लोगों को प्रवचन देने का काम करता है। उसका आदमी एक अड्डे पर जाता है जहाँ एक लड़का छुपा बैठा था। ये वही लड़का था जिसने पत्रकार पर गोली चलाई थी और बच के भाग निकला था। लड़का समझ जाता है कि वो उसे मारने आया है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। अब पवन के घर पे पंचायत बैठाई जाती है। पिताजी के साथ पवन का लड़का भी था। सरपंच कहता है जो बालक अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते वो कैंसर की तरह होते हैं, शरीर में रह गए तो जान ले लेंगे, अगर आपकी उंगली में कैंसर हो जाए तो क्या करोगे आप? पिताजी कहते हैं उंगली काट डालेंगे। पत्रकार रीमा के साथ जो 2 आदमी आए थे वो बताते हैं कि आनंद के यहाँ से गायब हो रहे नाबालिग बच्चों के बारे में हमें खबर मिली थी। आनंद के यहाँ कई ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जिनसे वो गलत काम करवाता है और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है बच्चा गायब हो जाता है। वो भागा हुआ लड़का इधर उधर भटक रहा होता है। एक परिवार को देख उसे रोना आ जाता है, अपनी फैमिली की याद आ जाती है उसे। वर्षा को दीपक और प्रीति के बीच के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि वो कहाँ छुपे हैं तो वो पवन को बता देती है। पवन पहले दीपक को एक तमाचा मारता है, कहता पंचायत तुमको ढूंढने में लगी है, तुमको मारने के लिए। दीपक अपने भाई से मदद मांगता है। पवन कहता तुम जानते हो ना कि बापू अपने मुंह से मुंडवा लेगा लेकिन किसी और जात की लड़की से शादी नहीं होने देगा, मार देगा तुम दोनों को वो। गुस्सा शांत होने के बाद उसे फिर कुछ पैसे देता है, कहता है अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना और किसी को कुछ नहीं बताना कि तुम कहाँ हो। अशोक उस जगह की सीसीटीवी फुटेज ले आता है जहाँ पर पत्रकार को मारा गया था। फुटेज में उस बाइक का नंबर दिख जाता है जिससे लड़के आए थे। बाइक ओनर के पास गए तो पता चला कि बाइक चोरी होने की रिपोर्ट पहले ही लिखवा रखी है उन्होंने। पवन अशोक को लेके चला जाता है सीधे आनंद श्री से मिलने। जब पवन उससे बच्चों के बारे में पूछता है तो शब्दों से बातों का जाल बुनकर पवन को उसमें फंसाते हुए आनंद श्री उसे कुछ नहीं बताता। फिर से पंचायत बैठी तो ये फैसला होता है कि जब भी ये दोनों मिलेंगे तभी इनको मार दिया जाए। यही करना सही है ताकि समाज में ये संदेश जाए कि ऐसा करने वालों का यही होगा। केशव पवन से कहता है तुम आनंद से पूछताछ करने क्यों गए थे? तुमसे कुछ नहीं होना है, तुम बस यही करते रहो। फोटो भेजिए लड़के की जिसने पत्रकार को मारा था, हरपाल नाम है उसका। पवन फोटो देख हैरान हो जाता है कि ये तो छोटा बालक है। केशव कहता बालक है तो क्या हुआ, पत्रकार को तो मारा है ना इसने, इसको पकड़ो और केस रफा दफा करो। पिताजी पूरा घर उथल पुथल करने में लगे होते हैं, ये सोचकर कि कुछ मिल जाए जिससे पता चले कि दीपक कहाँ है। तभी पवन का बच्चा कहता है सरपंच जी बोले हैं कि उंगली में कैंसर हो जाए तो उंगली काट देनी चाहिए, दीपक चाचू भी कैंसर ही है। पवन वर्षा से बच्चे को ले जाने बोलता है, फिर अपने पिता का कॉलर पकड़ गुस्से में कहता है अगली बार मेरे बेटे को उल्टा सीधा सिखाया ना तो उल्टा लटका दूंगा बाहर। अगर दीपक तेरा बेटा है तो मेरा भी भाई है, हाथ तभी लगाया ना किसी ने तो पूरी पंचायत को जमीन में गाड़ दूंगा। पवन जाता है हरपाल के पिता से मिलने। पिताजी बताते हैं कि वो तो आनंद श्री के यहाँ है, मैं भक्त हूँ आनंद श्री का, मेरी शादी के 10 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं थी। आनंद श्री ने आशीर्वाद दिया कि जो भी बालक होगा वो हमें उनको दान देना होगा। तो जब हरपाल पैदा हुआ तो मैंने उन्हें सौंप दिया। उन्हें कोई खबर ही ना थी कि उनके लड़के ने क्या किया है और फरार है वो अभी। पवन कहता तुम उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाओ, अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए हो तो रिपोर्ट में लिखवाओ कि आनंद श्री को बेटा दिया और फिर वहाँ से वो गायब है। अशोक मना कर रहा होता है कि इस झमेले में क्यों पढ़ रहे हो आप, रहने दो। पवन द्वारा बार बार बोलने पे आदमी मान जाता है रिपोर्ट लिखने को। पवन को हरपाल मिल जाता है तो उससे पूछता है कि पत्रकार को क्यों मारा।
हरपाल रोते हुए कहता, आनंद जी मुझे मार देंगे, पत्रकार को मैंने आनंद श्री के कहने पे मारा है। पवन कहता, आनंद श्री कहता, बाप को मार दो तो क्या मार देते? हरपाल कहता, हाँ मार देता। आनंद श्री ने दिमाग खराब कर रखा है, दिन रात मारते थे मुझे और गलत काम भी करते थे मेरे साथ। मैंने कहा मुझे घर वापस जाना है तो उन्होंने कहा कि पहले इसे मारना होगा फिर जाना। मेरे बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ऐसा किया। पवन कहता है, तेरे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी है तेरे बापू ने, तू चिंता ना कर, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। अशोक कहता, सीनियर को बता देते हैं। तो पवन कहता, अभी नहीं बताना है, पहले कल कोर्ट में पेशी कराते हैं लड़के की, फिर बता देंगे। अगले दिन पवन अशोक को बच्चे पर नजर रखने का बोलकर कोर्ट के अंदर जाता है नंबर लगवाने। जब बाहर आता है तो देखता है कि सीनियर केशव हरपाल को ले जा रहा है। उसका पीछा करते हुए पवन उसको फोन करता है, कहता लड़के के नाम का FIR है मेरे पास और कबूलनामा भी है, तो उसको ले जाके कोई फायदा नहीं है। आमने सामने आकर केशव कहता, तो आनंद श्री के खिलाफ खड़ा होगा तो आनंद श्री तुझे खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेगा। पवन कहता, मैं नियत का साफ हूँ, महादेव का भक्त हूँ और ऊपर से पुलिस वाला भी हूँ, मैं भी देखता हूँ क्या उखाड़ लेगा वो। लड़के को छोड़ दो, मैं चार्जशीट पे कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर बालक को ले गए तो मैं रिपोर्ट भी बनाऊंगा और उसे कोर्ट में पेश भी करूंगा। केशव उसे रोक नहीं पाता हरपाल को ले जाने से। अशोक पवन को समझाता है कि आनंद श्री का तो कुछ नहीं होना, बिगड़ेगा तो सब हमारा ही। जब आपको यही चाहिए कि बालक सेफ रहे तो आप समझौता कर लो ना। पवन बात को समझते हुए चला जाता है केशव से समझौता करने। कहता, आप चाहते हैं कि मैं बच्चे को कोर्ट ना ले जाऊं तो ठीक है, नहीं ले जाऊंगा, लेकिन बच्चे को मैं कहीं दूर पहुंचा दूंगा, आनंद श्री को नहीं दूंगा। केशव मान जाता है ऐसा करने को, बल्कि कुछ पैसे भी देता है बच्चे को देने के लिए। पवन ने अशोक से दीपक की सारी बात बता रखी थी। वो कहता है कि मेरी बुआ का घर खाली पड़ा है, उन्हें वहीं शिफ्ट कर दो, वहाँ पर आराम से रहेंगे दोनों। पवन कहता, तुम हरपाल को कहीं सेफ जगह छोड़ाओ, मैं दीपक के पास चला जाता हूँ उसे शिफ्ट कराने। मीडिया को यह बताया जाता है कि पत्रकार की मौत में आनंद श्री का कोई लेना देना नहीं है। पवन दीपक और प्रीति को घर में शिफ्ट करवा देता है। वर्षा पवन से कहती है, जाओ अपने पिता से बात करो, नॉर्मल कर लो सब। पवन जाता है बात करने। कहता है, मैं समझता हूँ आप दीपक की वजह से परेशान हैं, आसपास वाले और बकवास करते रहते हैं, दुनिया चांद पे जाने का सोच रही है और हम आज भी पगड़ी बचाने के लिए अपने बालक मार रहे हैं। पिताजी कहते हैं, बात जब मान सम्मान की होगी तो पूर्वजों की नाक और पगड़ी बेटे और पोतों से पहले है, बता देना दीपक को, जिस दिन हाथ लग गया हाथ धो बैठूंगा। पवन समझ जाता है कि इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। पवन सोच में पड़ा होता है कि क्या करे वो अपने पिताजी का। अशोक पूछता है, मूड क्यों खराब है आपका? पवन कहता है, महाभारत सुनी है कभी? महाभारत में लड़ाई के 14वें दिन अर्जुन कश्मकश में थे। एक दिन पहले बेटा खोया था अपना और सामने खड़े थे गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन के बेटे की मौत में द्रोणाचार्य का भी हाथ था। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि अपने गुरु से भिड़ा जाए या नहीं। धर्म कर्म और कर्तव्य में अर्जुन ने युद्ध का कर्तव्य निभाया और अपने गुरु से लड़ गया। हम मनुष्य धर्म करते हैं तो कर्म छूटता है, कर्म करते हैं तो धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती। अशोक कहता है, रीमा आई थी यहाँ अपना कर्तव्य निभाने, क्या हुआ उसका बताओ? 16 साल के बालक ने गोली मार दी और निकल गया उसका सारा कर्तव्य। हरपाल का पिता उससे मिलने आता है तो पवन कहता, तुम्हारा बालक सही सलामत है। पिताजी कहते, एक बार बात करवा देते तो तसल्ली हो जाती। पवन ने हरपाल को एक फोन दिया था तो वो कॉल करता है पर फोन लग ही नहीं रहा होता। पंचायत में प्रीति का भाई आकर कहता, उन दोनों ने ब्याह कर लिया है और इनका बड़ा बेटा उनको छुपा के रखे हुए है। पिताजी कहते हैं, दीपक का गला खुद से रेतूंगा मैं, आप अपनी लड़की का देख लो। कई बार कॉल कर लिया पर हरपाल का कॉल ही नहीं लग रहा। अशोक से पूछने पर वो कहता, मैं तो उसे सही जगह छोड़ के आया था। पवन को लगता है कि केशव ने कुछ गड़बड़ी की है तो उसे धमका देता है कि हरपाल मिल जाना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। केशव जाता है आनंद श्री से मदद मांगने। कहता, हरपाल चाहिए उसे, हरपाल का लिखा हुआ कबूलनामा है उसके पास। आनंद श्री अपने चेले से कहता, मुझे उस लड़के और उसके बाप का कबूलनामा चाहिए, पवन से लेकर आओ। अगले दिन चेला गुंडे लेकर पहुंच जाता है पवन के सीधा घर पर। पवन उसको चेतावनी देने में लगा था तो चेला उसको पीट देता है। कहता है, जिस हरपाल को बचाने के लिए तुम लड़ रहे हो वो तो कब का ऊपर जा चुका है, पेपर दे दो और फुर्सत पा जा, वरना हरपाल के साथ लूडो खेलना जाके। अशोक ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? यह राज खुलता है कि अशोक हरपाल को किसी सुरक्षित जगह नहीं ले गया था बल्कि उसे आनंद श्री के चेले के हवाले कर दिया था। वो सबसे बड़ा चमचा और चाटुकार था आनंद श्री का। अशोक ने ही उसको गोली मारकर उसकी हत्या की थी। चेला कहता, अभी छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि तेरा बाप आनंद श्री का भक्त है और तेरा लड़का भी देख रहा है। दोबारा आया तो कुछ नहीं देखूंगा, सीधा गोली मारूंगा। पवन को बहुत अफसोस हो रहा होता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो बच्चे को नहीं बचा पाया और धोखा भी दिया तो उस इंसान ने जिसे वो सबसे ज्यादा मानता था। वर्षा उसे सलाह देती है चुप रहने को, रुक जाने को। वो नहीं चाहती थी कि इस समय वो अपना पति खो दे। पवन कहता, मैं नहीं रुकूंगा, मैं कोशिश करूंगा,
अपना कर्तव्य निभाने की। वो पेपर्स लेके अशोक के पास जाता है, कहता है मैं आनंद श्री को पेपर देना चाहता हूँ, केशव को फोन करो और बोलो कि आनंद श्री अपना चेला भेजे। और पवन अशोक को साथ ले जाता है चेले को पेपर्स देने। एकदम चौड़ में आ गया था कि पुलिस वाला झुक गया उसके सामने। पवन चेले और उसके साथी को गोली मार देता है। फिर वो अशोक को पीटना शुरू करता है, कहता दोस्त मानता था तुम्हें, अच्छी दोस्ती निभाई तूने, एक बालक को मार डाला तूने। अशोक कहता तू मुझे तो मार लेगा पर अपने बापू का क्या करेगा? तेरे भाई की छाती पे बैठ के खुद तेरे बापू ने उसका गला रेता है। अशोक नहीं खबर दी थी उन लोगों को कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं और अब तक वो दोनों मारे जा चुके हैं। पवन एकदम सन्न रह जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसका भाई भी नहीं रहा, उसने जिस जिस को बचाना चाहा वो सब चले गए। अशोक कहता अब दिखाओ अपना कर्तव्य। पवन उसे गोली मार देता है। फोरेंसिक टीम और पुलिस फोर्स आती है वहाँ जांच पड़ताल करने। पवन बताता है कि हम बच्चे की तलाश में आए थे, तभी आनंद श्री के गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। मुठभेड़ में हमारा साथी शहीद हो गया। बच्चे का कबूलनामा है हमारे पास। केशव आता है गुस्से में उसके पास तो कहता तीनों को मैं नहीं मारा है, चौथा नंबर तेरा है, या तो गोली मारूंगा या फिर मार ही लूंगा। रिपोर्ट दर्ज करा दी है और हरपाल के कागज जमा हो गए हैं, तो अब अपनी नौकरी बचाओ तुम। पवन घर जाता है और पिताजी को उठा के ले जाता है खेतों में। पवन कहता है बाप होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बालक पैदा करो और जिंदगी भर बताते रहो कि क्या सही है क्या गलत है। बाप होना इन सबसे बहुत ऊपर है। आप नहीं समझोगे, आप फेल हो गए पापा। उम्मीद करता हूँ कि किसी भी जन्म में आपका बेटा होने का दुर्भाग्य ना मिले। इतना कहकर वो अपनी नजरें नीचे झुकाकर उन्हें गोली मार देता है, फिर वहीं उन्हें जला भी देता है। वो कहता है खुद को ढूंढते हुए मैं भी आपके जैसा बन गया पापा। आप पगड़ी बचाने के लिए अपना बालक मारा है और मैंने अपने बाप को मार दिया। सही और गलत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं पापा, और कोई भी पूरी तरह सही पूरी तरह गलत नहीं होता। लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये पता होना भी तो जरूरी है। कल को मेरा बालक भी बड़ा होगा, मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे बीते हुए कल पर सवाल भी पूछेगा। क्या मैं उसे अपनी कहानी बता पाऊंगा? मैं बस इतना कहूंगा कि कभी कभी सब कुछ सही करने के लिए सब कुछ एक बार फिर से शुरू करना पड़ता है। मैंने अपने बालक के लिए सब कुछ एक बार फिर से शुरू कर दिया है। आपने आपका कर्म किया और मैंने निभाया अपना कर्तव्य। इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी हमें ये समझाती है कि किसी चीज के लिए आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपको वो करना चाहिए। हो सकता है वो किसी की नजरों में गलत हो, लेकिन कई मायने में सही भी हो सकता है। पवन का अपने पिता को मारना गलत था, मगर उनकी गलत सोच के चलते उसका भाई मारा गया, और वही सोच वो उसके बेटे को भी ट्रांसफर करने में लगे हुए थे। उस सोच को खत्म करने के लिए पवन को यह कदम उठाना पड़ा। जब पिताजी ने अपने बेटे को मारने से पहले नहीं सोचा अपने रिश्ते के बारे में, तो पवन क्यों सोचे? फिर तो उसने भी वही किया जो सही है। आप सोचेंगे कि आज के टाइम में कहाँ ही होता होगा कि प्यार करने वालों को मार दिया जाए। हिंदू एकता की हर जगह बात होती है, लेकिन जैसे ही बात आती है किसी लड़की ने या लड़के ने अपने जात से ऊपर या नीचे की लड़की या लड़के से प्यार कर लिया है और शादी करना चाहती है या चाहता है, तो सारी एकता की बातों में आग लग जाती है। फिर पता चलती है असलियत की कैसे सबकी रगों में ऊंच नीच का कीड़ा घुसा हुआ है। 2026 आ गया है, कोई बहुत पुराना जमाना नहीं है, लेकिन आज भी मुश्किल से ही इंटरकास्ट मैरिज हो पाती हैं, और आज भी मरवा दिया जाता है और पता भी नहीं चलता किसी को। सिर्फ एक समुदाय को टक्कर देने के लिए कितना ही नारा लगा लें कि हम सब एक हैं, पर असलियत यही है कि कोई भी एक नहीं है, सब बटे हुए हैं। एकता तब तक है जब तक एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को दिखानी हो एकता। उसके बाद फिर सब अलग अलग जाति में बढ़ जाते हैं जब बात आती है वाकई में एकता दिखाने की। और बात रही लड़का लड़की के भाग जाने की, तो इसमें तो भागता वही है जिसे बांधा जाए या जिसे समझा ना जाए। अब जिसे कभी घर से निकलने न दिया, दुनियादारी समझने न दिया, कोई एक्सपीरियंस ना लेने दिया, तो उसके अंदर किसी से प्यार से ज्यादा इस बात की इच्छा होती है कि उसे घर से निकलना है। जब किसी को आजादी नहीं मिलती खुद का कुछ करने, खुद के हिसाब से रहने की, तो इंसान भागता ही है। जब दुनिया देखी नहीं तो अकेला क्या ही भागेगा। फिर होता है उसे किसी से लगाव, और उस इंसान के जरिए उसे उम्मीद दिखती है घर से दूर जाने की। तो कहीं ना कहीं प्यार के साथ साथ ये वजह भी होती है घर से भाग जाने की। प्यास का एहसास तब तक ही होता है जब तक पानी न पी लो। पानी भरपूर मात्रा में मिल जाए फिर इच्छा ही नहीं होती पानी पीने की। उसी तरह जितना बच्चे को बांधोगे वो उतना ही गलत तरीके से कोशिश करेगा आजाद होने की। उसकी केयर करने के चक्कर में उसे बांधो मत, बल्कि आजादी दो और सही गलत दोनों का ज्ञान दो। बाकी सीख तो उसे अपने एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। फिल्म ये सच्चाई भी दिखाती है कि जब आप कभी सिस्टम के गलत कामों को सही करने या किसी बड़े इंसान के गलत कामों का पर्दाफाश करने चलोगे, तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती
है। असलियत क्रूरता से भरी हुई है। अगर असलियत में गलत के खिलाफ आवाज उठाने जाओगे तो अगले दिन ही या तो आपको पुलिस उठा ले जाएगी या आपको मरवा दिया जाएगा। अगर आप किसी के खिलाफ जाते हो तो पब्लिक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हीरो बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि अकेले ही चल दिए। आज का समय ऐसा है कि वीडियो बना के अपनी तकलीफ बता दो तो वो भी डिलीट हो जाता है। तो इंसान को डिलीट करना ऐसे बड़े लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके मरने से थोड़े दिन बाद तो होंगी, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। बस आपके परिवार को ही ये सब झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप आम नागरिक हैं तो अकेले हीरो ना बने, पब्लिक सपोर्ट जरूर लें। और अगर आपको कहीं दिखता है कि कोई मदद की गुहार लगा रहा है अपने वीडियो डालकर, तो आप ये कर सकते हैं, उसे शेयर करिए, लाइक करिए। आपका एक शेयर लाइक भी पावरफुल बना सकता है उसे, और उसकी बात हर जगह ऊपर तक पहुंचा सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो फिर आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा मदद करने के लिए। अब जैसा मूवी में दिखाया गया है, आनंद श्री का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो वैसे ही रहेगा जैसा रहता आया है। मुकदमा चला भी तो कानून इतना ढीला है कि बाहर ही रहेगा वो आधे से ज्यादा टाइम, या जेल में भी रहा तो भी मजे से ही रहेगा। और सच्चाई उसके बाहर आ भी जाए तो भी हर कोई उसके खिलाफ नहीं होने वाला। तो भी कुछ भक्त रहेंगे ही उसके सपोर्ट में, उसको डिफेंड भी करेंगे चाहे वो कितना ही गलत हो। तो ये मूवी हमारे समाज को आईना दिखाने का काम करती है। जैसी चीजें असलियत में होती हैं वही दिखाया गया है। कहानी की बात की जाए तो प्रेडिक्टेबल ही है, लेकिन मूवी को अच्छे से बनाया गया है। सबसे बेस्ट चीज लगी सैफ अली खान की एक्टिंग। उन्होंने जो हरियाणवी एक्सेंट पकड़ा है और जिस तरह से एक्टिंग की है वो काबिले तारीफ है। उनके किरदार को कोई सुपर कॉप दिखाने के बजाय नॉर्मल पुलिस ऑफिसर ही दिखाया, जो कि सही करने जाता है तो बहुत बार हारता भी है तो थोड़ा बहुत जीतता भी है। मतलब मूवी को एकदम ग्राउंडेड रखा गया है। बाकी सब कलाकारों का काम भी बढ़िया ही है, सिवाय सौरभ जी को छोड़कर। उनको क्या सोच के लिया यही समझ नहीं आया मुझे। विलन जैसा इंट्रोड्यूस किया गया पर वो 1% भी विलन नहीं लग रहा है। उनसे ज्यादा विलन तो अशोक का किरदार लगा। विलन जैसी वाइब वही देता है जिसकी हरकतें देखकर गुस्सा आ जाए, नफरत हो उससे। अशोक ने 2 बार धोखा दिया पवन को, उसके चलते एक बच्चा मरा और फिर उसका भाई भी। इस मूवी का असली विलन वही था। शायद शौक रहा होगा सौरभ जी का एक्टिंग लाइन में हाथ आजमाने का, इसलिए उन्हें ये रोल दे दिया गया। मेरे ख्याल से उन पर पत्रकारिता ही सूट करती है। जनता का रिस्पांस देखने के बाद शायद उन्हें भी समझ आ जाए कि एक्टिंग में उनका हाथ तंग है। मुझे तो लगता है उल्टा सौरभ जी ने पैसे दिए होंगे कि भाई रोल दे दो, मुझे एक्टिंग करनी है। मूवी ऐसी है कि एक बार को देखी जा सकती है। अब और कुछ बताने को है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलता हूं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।